हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन पार्ट टू। आपने अगर मेरा इसका पार्ट वन ना देखा हो तो आप इससे पहले जाके प्लेलिस्ट में पार्ट वन को देख लें, क्योंकि पार्ट वन वीडियो बहुत बड़ा ना हो पाए इसकी वजह से हमें इसका पार्ट टू भी बनाना पड़ा। और उसमें आधे चीज़ें जो हैं वो मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की हैं, बाकी जो रिमेनिंग कंसेप्ट है वो मैं इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा, साथ ही साथ बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, और साथ ही साथ सीबीएसई आईसी के जो बोर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मददगार होगा हमारा ये वीडियो लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में और रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। एमकॉम एमबीए भी मैंने किया हुआ है और पिछले 5 वर्षों से भी ज़्यादा से मैं नेट जीआरएफ, सीएमए, यूजी, पीजी और बोर्ड के स्टूडेंट को गाइड करता रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात करी थी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। हमने आपको बताया था कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन हम लोग 3 एरियाज में करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि मार्केट पीरियड का, फिर हम करते हैं शॉर्ट रन का और फिर हम करते हैं लॉन्ग रन का। तो हम लोगों ने वहाँ पे मार्केट पीरियड और शॉर्ट रन 2 चीज़ें पढ़ी थी। अभी जो बकाया है वो बकाया है आपका इंडस्ट्री का प्राइस इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन का। तो सबसे पहले एक इंडस्ट्री का प्राइस इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है ये चीज़ समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कभी ये मौका मिले किसी भी, एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि इस कंसेप्ट से हट के है बट ज़रूरी है इस चीज़ समझने के लिए। अगर ये मौका हो किसी सेलर के पास कि भाई तुम्हें प्राइस डिसाइड करना है और तुम अपने अपने हिसाब से मार्केट में प्राइस रखो, तो आप सोचिए कि जब सेलर को ये मौका मिल जाए कि प्राइस तुम्हें खुद रखना है तो वो हमेशा चाहेगा कि हम प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रखें। और सेम मौका अगर ये कहीं बायर को मिल जाए कि भाई तुम्हें प्राइस डिसाइड करना है कि तुम कितने जो खरीदना चाहते हो उतने पर खरीदो, तो आप जानते हैं हिंदुस्तान की टेंडेंसी ये है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्री कर लेंगे उसको। तो यानी उससे उस केस में बायर जो है रेट बहुत कम रखेंगे। तो यानी सेलर बहुत ज़्यादा रेट रखना चाहता है, बायर बहुत कम रेट रखना चाहता है। इससे तो बात ये समझ में आ गई कि ना ही तो प्राइस बायर को डिसाइड करना चाहिए ना ही तो सेलर को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि सेलर रखेगा तो भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बायर रखेगा तो बंटाधार हो जाएगा। तो कुल मिला के जो प्राइस है वो ना सेलर डिसाइड करे ना बायर डिसाइड करे, तो भाई डिसाइड कौन करे? तो कोई तो ऐसा होगा जो प्राइस डिसाइड करेगा, तो उसके लिए कौन होगा? इंडस्ट्री होगी। यानी प्राइस कौन डिसाइड करेगा? इंडस्ट्री। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है, तो जान ले इंडस्ट्री भी क्या होती है। इंडस्ट्री जो है बहुत सारी फर्म या बहुत सारी कंपनीज का एक कह सकते हैं कि एक समूह है, या उस समूह को रिप्रेजेंट करने का एक नाम है जो उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ शूज़ इंडस्ट्री की। तो शूज़ बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, बाटा है, रेड चीफ है, एडिडास है, रिबोक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तीन सारी कंपनियों को अगर एक नाम देना हो, सिंगल नेम देना हो, तो उसके लिए आप क्या नाम इस्तेमाल करेंगे? शूज़ इंडस्ट्री। तो यानी इंडस्ट्री एक ब्रॉड टर्म है जो सिमिलर बहुत सारी कंपनी को अकेले रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यानी जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री ही डिसाइड करेगी कि प्राइस कितना रहना चाहिए और उस पर कितना आउटपुट हो। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार किया गया और ये मैंने एक बना लिया डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व किसका है? इंडस्ट्री का। जो इंडस्ट्री हम लोग बात कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का डिमांड कर्व और उसका सप्लाई कर्व। ये डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे ओपी प्राइस होगा यहाँ से यहाँ तक, और जो उसकी सप्लाई होगी वो कितनी होगी? ओ और क्यू। अब अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन हो, प्राइस में फ्लक्चुएशन कैसे हो सकते हैं? जब सप्लाई डिमांड कम होगी। मान लो एक दो एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। थोड़ी सी इसकी सप्लाई ये हो जाए और डिमांड इसकी जहाँ थी वहीं रहे, तो उस केस में आप देखिए इसका प्राइस जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो इसका प्राइस हल्का सा कम हो जाएगा। तो यानी कि डिमांड और सप्लाई के जो चेंजेस होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री की उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसा रहा होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लॉन्ग रन सिचुएशन है, लॉन्ग रन सिचुएशन के अंदर आखिर प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। ये अपने आप में एक अहम प्रश्न है और बहुत ही पेचीदा भी प्रश्न है और इसको बहुत ठीक से समझने की आवश्यकता है। चलिए खैर, उसको तो हम समझेंगे, उससे पहले एक बार ये भी जान लें कि आखिर लॉन्ग रन होता क्या है। चूँकि हम लोगों ने मार्केट पीरियड भी जाना था, शॉर्ट रन भी जाना था, तो लॉन्ग रन क्यों रह जाए, तो लॉन्ग रन को भी जान लेते हैं कि लॉन्ग रन एक्चुअली में क्या होता है।
तो लॉन्ग रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर या एक सेलर बढ़ी हुई मार्केट डिमांड का फ़ायदा उठाने के लिए अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए समस्त वेरिएबल और फिक्स दोनों फैक्टर को इंक्रीज करके बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाता है। सारे शब्दों को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यानी कि लॉन्ग रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंतर्गत कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर मार्केट की बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाने के लिए अपने फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों फैक्टर को इंक्रीज करके अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, उसे हम बोलते हैं मार्केट लॉन्ग रन पीरियड। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं कि एक बहुत छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हम लोगों ने शॉर्ट रन में एग्जाम्पल लिया था मिठाई की दुकान का, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मान लो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 15 बाई 10 का एक रूम है एग्जाम्पल के लिए, और उसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50। लेकिन चूंकि उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसे, तो उसके पास स्ट्रेंथ जो है बढ़ना स्टार्ट हो गई, लोगों का जो जमावड़ा है उसके यहाँ बढ़ने लगा, और उसे ये अंदाजा है कि अब कम से कम अगले सेशन में हमारे पास 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो अब उसके और जो पॉसिबिलिटी थी उसके पास उसने सारी पॉसिबिलिटी करके यूज़ कर लिया, यानी अब 50 से ज़्यादा, चूँकि उसके पास टाइम है 2 ही 3 घंटे का, तो यानी अब वो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ज़्यादा टीचर रखे तो पढ़ाएंगे कहाँ। उसने क्या किया कि अपने फिक्स फैक्टर बढ़ा दिया। उसने एक ऐसी एक और दुकान ले ली, वहीं पे उसने सारा फर्नीचर सेट किया, पंखे लगाए, एसी लगाए, जो भी लगाना था सब कुछ लगाया, यानी सारे फिक्स फैक्टर बढ़ाए और मार्केट की बढ़ी हुई सप्लाई का डिमांड का फ़ायदा उठाने के लिए उसने अपनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दी। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट रन के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल को बढ़ा के सप्लाई बढ़ाते हैं, और यहाँ हम फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों बढ़ा के सप्लाई बढ़ाते हैं। इतना ही फ़र्क होता है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में। अगर हम लोग बात करें प्राइस डिटर्मिनेशन की, तो प्राइस डिटर्मिनेशन इसमें किस तरीके से होता है ये चीज़ भी आपको समझनी है। देखिए, जब कोई भी फर्म लगातार अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाती है तो उसे हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। उसे शुरुआत में प्रॉफिट सुपर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद फिर उसे नॉर्मल प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। जब उसे नॉर्मल प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होती हैं कि और भी बहुत सारी नई फर्म जो है उसी बिजनेस के अंदर, उसी इंडस्ट्री के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब वहाँ इंटर होना स्टार्ट हो जाती हैं तो एक समय के बाद क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो कम पड़ने लगती है। जब डिमांड कम पड़ने लगती है तो उस केस में क्या होता है कि फर्म को फिर नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब फर्म को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है तो उस केस में कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी फर्म होती हैं जो इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो जो कुछ इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर भी फिर कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी फिर फ्यूचर में आगे जनरेट होती है कि फिर जाके प्राइस घटता बढ़ता है। तो ये सिस्टम जो है लगातार मार्केट में चलता रहता है। अब देखो, लॉन्ग रन को जरा हम लोग थोड़ा समझते हैं। लॉन्ग रन के अंदर प्राइस रखने की स्ट्रेटजी क्या होती है। लॉन्ग रन के अंदर जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। अब इस केस को जो हमने अभी आपको थ्योरी पीछे थोड़ी सी बताई कि नई इंडस्ट्री आती हैं, पुरानी चली जाती हैं, तो वो उसको ज़रा ग्राफिकली आप समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। इस बात को आपको समझ आ पाएगी बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं है, बट थोड़ी सी इसमें आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस, जहाँ पे हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू को शो किया है। ये इसका जो था मेन था पहले का, अभी आपका जो ध्यान है वो इस ग्रीन लाइन पे जाना चाहिए। ये इसका प्राइस लाइन थी, नॉर्मल प्राइस लाइन। इस जगह पे इसकी जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट थी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये थी और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये थी। तो जब ये इसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट थी तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो एफ पे होगा, क्योंकि एमसी ऊपर देखिए जो प्राइस इसका रहा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नहीं कहेंगे इसे, जो इसका प्राइस रहा होगा वो मार्जिनल कॉस्ट और इन दोनों के बराबर थे। नहीं, यहाँ एफ की जगह पे इसका प्राइस रहा होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने तैयार किया है। इस चीज़ को यहाँ से आप थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की, तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ क्लियर हो पाएगी। सेम चार्ट है, चार्ट में चेंज नहीं किया है। यानी द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन में आप लंबे समय तक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो होगा वो एक प्राइस पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसको मैं फिर कोशिश करता हूँ समझाने की। एक प्राइस पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कुछ नई फर्म, जब आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, आपको प्रॉफिट होगा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल मार्केट में सब पैसा खींचे ले रहे हैं, तो काफ़ी और लोग भी उसके अंदर एंट्री करेंगे। जब और लोग एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ा देंगे, तो आपका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक जो ओपी है आपका, यानी एक जगह पे कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता।
उसके रीज़न क्या है, बिकॉज द प्राइस ओ पी इक्वल टू एम सी एट जी, यानी ओ पी जो प्राइस है आपका ओ और पी यहाँ तक का, ये जी वाले पॉइंट पे मैंने इसकी बात ही करी थी, इस वाले पॉइंट पे यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बट इट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और ये किससे ज़्यादा है, ये एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर देन है यहाँ पे। तो इस केस में तो जो ये वाला पूरा एरिया होगा बॉक्स, ये तो आपको हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, सिंस ऑल फर्म अज्यूम टू बी आइडेंटिकल एंड वुड अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ऐसा आप मनगढ़ंत मान लीजिए कि सारी फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगे, ये ऐसे ही किसको लग सकता है, ये उसको लग सकता है जो इंडस्ट्री में नहीं है, जो बाहर है, तो उसको लगेगा भाई सारे लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम आखिर क्यों बचे, हम भी कमा लेते हैं जाके। सो देयर विल बी अट्रैक्शन फॉर द न्यू फर्म को ये अट्रैक्शन का पार्ट लगेगा, वो इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मारेंगे। उसके परिणाम क्या होंगे, द प्राइस विल फोर्स डाउन टू द ओ पी, प्राइस क्या होंगे, फिर प्राइस जो है आपके कम हो जाएंगे, यानी एक नई प्राइस लाइन आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। सो एट विच फर्म इक्विलिब्रियम एट एफ, जो इक्विलिब्रियम अभी तक जी पे था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, एफ के ऊपर। आई थिंक आप थोड़ी बहुत ये बात समझ पा रहे होंगे कि यानी लॉन्ग रन के अंदर एक ही जगह पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहेगा, वो इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि आप बहुत फ़ायदा कमा रहे हैं इंडस्ट्री, मतलब कंपनीज, तो वो लोग एंट्री करेंगे ज़रूर। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि कुछ एक दो बातें बची हैं इससे जुड़ी हुई, जो आप थोड़ा सा चाहे तो इस चार्ट को पढ़ के पूरी बात आप क्लियर कर सकते हैं। यानी ऑन द कॉन्ट्रेरी द परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट द ओपी, सो दो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि इसके अंदर जहाँ पर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा वो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। फिर कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आप एवरेज कॉस्ट से भी नीचे आ जाएं, तो उस केस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप मोटा मोटा ये समझ लें कि लॉन्ग रन पीरियड के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट एक जगह पे नहीं शिफ्ट होगा, वो आगे पीछे चेंज हो सकता है। सिचुएशन अगर बिगड़ जाए, एवरेज कॉस्ट के नीचे आ जाए, तो आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो ये जो आज का ये मेरा लेक्चर था, मैंने इसमें कोशिश की कि आपको जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है उसका प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन समझाने की। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मेरा जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अपकमिंग जो भी लेसन्स हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।